अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का आज लेक्चर नंबर 5 है। और आज हमने जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है ये है एनर्जी। एनर्जी के बारे में आप लोग पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ के आ रहे होते हैं और बहुत कुछ आप इसके बारे में जानते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज के इस लेक्चर में कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो आपको इससे पहले पता ना हो, कुछ ऐसा नया फॉर्मूला, कुछ ऐसी नई चीज़ें इस टॉपिक में मैं शामिल कर लूँ जो आपके लिए कुछ नहीं हो। एनर्जी को सबसे पहले जब आप डिफाइन करते हैं तो एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि किसी भी बॉडी में काम करने की जो एबिलिटी होती है, किसी भी बॉडी में वर्क करने की जो एबिलिटी होती है वो उसकी एनर्जी कहलाती है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि वर्क हमारे वाला वर्क या काम नहीं है, बल्कि जो फिजिक्स में वर्क है उसकी बात की जा रही है, जिसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें शामिल हैं। जब भी किसी बॉडी में वर्क करने की एबिलिटी होगी तो उसकी वर्क करने की एबिलिटी उसकी एनर्जी कहलाएगी। तो यही रीज़न है कि हम कहते हैं कि वर्क और एनर्जी एक ही तरह की दो चीज़ें हैं, सेम। जो एनर्जी है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, इसके एसआई यूनिट्स जो होंगे वो जूल होंगे और इसकी डायमेंशंस आपने चैप्टर 1 में निकाली थी ml²T-2। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं और हमारा रोजमर्रा जिंदगी में एनर्जी की बहुत सारी डिफरेंट टाइप से वास्ता पड़ता है। लेकिन उसमें एक टाइप है जिसका पर्टिकुलरली हमारी बुक में जिक्र किया गया है, इस टॉपिक में नहीं, थोड़ा सा आगे जाके, बट मैं उसको यहीं पर डिस्कस कर रहा हूं और वो है मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी बॉडी की मोशन और पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज डिफाइंड एज इट्स मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन एंड पोजीशन। तो अपनी मोशन और अपनी पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी, यानी मोशन वाली एनर्जी और पोजीशन वाली एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज को आप ऐड करेंगे, इन दोनों एनर्जीज का आप सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी आएगी। अब ये जब आपने ये कहा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मोशन और पोजीशन दोनों चीजों की वजह से होगी, तो यहां से हमें ये क्लू मिल जाता है कि भाई हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होंगी। अब उसमें से एक जो टाइप है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, कि जब कोई एक बॉडी मूव करती है तो अपनी मोशन की वजह से वो बॉडी जो एनर्जी पोसेस करेगी दैट इज डिफाइंड एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सारे जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ये बच्चों बात याद रखिएगा कि m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया गया है, मतलब स्पीड की बात की जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा, अब यहां पे मैं एक चीज मेंशन कर दूं, ये बात हम पहले भी जो है वो अंडरस्टैंड करके आ रहे होते हैं कि वेलोसिटी या स्पीड का ताल्लुक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो, या अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप कहते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दें। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दें, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करें, बाकी इसके पास जब कम रह जाएगी काइनेटिक एनर्जी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड का ताल्लुक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है, अगले टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे। अब देखें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो वेलोसिटी के डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक की वेलोसिटी को हाफ करते हैं तो वेलोसिटी या स्पीड को हाफ करने से काइनेटिक एनर्जी हाफ नहीं होगी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो वो 9 टाइम्स इंक्रीज करेगी। अब अगर मैं ये पूरा रिलेशन देखूं, मैं कह रहा हूं जी आप किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें और उसकी वेलोसिटी को भी, उसकी स्पीड को भी डबल कर दें, तो मास भी डबल हो रहा है, स्पीड या वेलोसिटी भी डबल हो रही है। तो वेलोसिटी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम, मास डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डबल। और जब दोनों इकट्ठी एक साथ इंक्रीज करेंगी, एक साथ जब मास और वेलोसिटी डबल होंगी तो 2 × 4 8, काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी।
और अगर आप मास को डबल करके वेलोसिटी को हाफ कर दें तो फिर बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मास को आप डबल कर रहे हैं, ऊपर 2 आ जाएगा, वेलोसिटी को आप हाफ कर रहे हैं, नीचे 2 आएगा स्क्वायर तो नीचे 4 हो जाएगा, तो 2/4 का मतलब 1/2 रह गया। तो अगर आप मास को डबल कर रहे हैं और वेलोसिटी को आप हाफ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की हाफ हो जाएगी। तो यहां से इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो बन रहे होते हैं। अगर आपको ये समझ ना लगे तो आप मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं इसकी स्टेटमेंट बना के भी आपको बता सकता हूं। अभी ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी बुक में नहीं है, बट ये एमसीक्यूज में आपको बहुत हेल्प कर रहा होता है। अब ये मैंने कोशिश की है कि मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन बन सकते हैं वो आपको दिखा दूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो जो वी स्क्वायर है इसको मैं वी इंटू वी करके लिख सकता हूं। अब ये वाला जो एम वी है इसकी जगह पे पी आ जाएगा, तो पहला रिलेशन ये बन गया जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी वी। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और स्पीड दे दी जाए, अब आपको उसका मास नहीं बताया गया तो मोमेंटम और स्पीड दे दी गई, तो इस रिलेशन को यूज करते हुए आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। 2 को इधर लें, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आके काइनेटिक एनर्जी के साथ, और v इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ v। अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बता दी जाए और आपसे मोमेंटम पूछा जाए तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, इसमें मुझे यहां पे जो है ना, यहां काइनेटिक एनर्जी चाहिए या मोमेंटम चाहिए, और साथ में स्पीड लाजमी चाहिए। मास को यहां से निकाल दिया गया, तो जब आपको मास नहीं बताया गया होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ये वाला रिलेशन, ये दोनों बेसिकली एक ही है, तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ये रिलेशन यूज करेंगे। बट अगर आपको मास बता दिया जाए और वेलोसिटी या स्पीड ना बताई जाए तो फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा? फिर मैं वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूं जी, हाफ एम वी इंटू वी। अब देखिए इक्वेशन के दोनों तरफ मैं एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये एम आ गया इधर और ये एम इधर आ गया, ठीक है, ये एम वी फॉर्मूला का है, ये एक्स्ट्रा एम आ रहा है जिसको मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2m के ई इज इक्वल टू m इंटू एम वी इंटू वी। ये m मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो 2m के ई, ये m v के साथ मिल जाएगा तो m v इंटू एम वी। तो ये बेसिकली एक एम वी मेरे पास p और ये मेरे पास p, तो इधर p का स्क्वायर आ गया, तो 2m के ई इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट ले लें तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई। तो यहां से बच्चों अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और मास बता दिया जाए तो आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। आप यहां से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी बना सकते हैं, p स्क्वायर ओवर 2m, ये 2m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बता के साथ में स्पीड बता दी गई तो फिर आप ये रिलेशन यूज कर लेंगे, और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बता के साथ मास बता दिया गया तो फिर आप ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे। अब इसके बाद जो मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी टाइप है वो है पोटेंशियल एनर्जी। हम इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी के अधूरी डेफिनेशन पढ़ के आ रहे होते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन या बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस करती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये डेफिनेशन इसकी कंप्लीट नहीं है, भी देखें पोजीशन तो कहीं पे भी हो सकती है। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, या यूं कह लें बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्ट्रेन्ड पोजीशन और बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन सम फोर्स फील्ड, कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक ऐसी फील्ड में है जहां पे उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो अब उस फील्ड में जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, आप उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर जाते हैं। तो जब ऐसी फील्ड में जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए या उसको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन तक लेकर जाने के लिए आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो आप उसके ऊपर जो भी वर्क करेंगे वही वर्क उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर होगा। तो फिर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की किसी एक ऐसी फील्ड में पोजीशन जिस फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पोजीशन क्या कहलाएगी, या उस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोजीशन को हम नाम देंगे कॉन्स्ट्रेन्ड पोजीशन। कॉन्स्ट्रेन्ड पोजीशन का मतलब बनता है कि ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन तक लेकर आने के लिए मजबूर किया गया है, उसके ऊपर वर्क किया गया।
तो देखें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं mgh, और यहां से आप लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के अलावा और भी कुछ चीजों पर डिपेंड कर रही होती है, जिसमें मैस आ जाएगा, यहाँ g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसकी भी बात करते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन लिखी गई जो मैंने भी आपको समझाई कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ब्रिंगिंग इट टू अ पोजीशन इन सम फोर्स फील्ड। इन सम फोर्स फील्ड यहां पे लिख लें कि ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन तक लेकर आने के लिए उसके ऊपर जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखें, ये मैंने एक पर्टिकुलर एक स्पेशल केस यहां पे बना के बेसिकली इसको डिस्कस करना चाहे। क्यों? क्योंकि आप जब करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का या वर्क डन कि जो आपको ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना पड़ रहा है, ऊपर उठाना पड़ रहा है, तो उसको ऊपर उठाने में आप कितना वर्क करेंगे, आप वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल क्यों है, ये देखिएगा। ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m के इक्वल है। अभी मैं जानता हूं कि इस ब्लॉक के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, जो बेसिकली इसके वेट के इक्वल है, ये फोर्स डाउनवर्ड है। ग्रेविटी की जो फोर्स लग रही है जो बेसिकली इसके वेट के इक्वल है, ये डाउनवर्ड लग रही है। अब मैं इस ब्लॉक को h हाइट तक लिफ्ट करना चाहता हूं, तो मैं उसको ऊपर उठाना चाहता हूं, तो मुझे इसको ऊपर उठाने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करनी है। अब मुझे इसको ऊपर अगर लिफ्ट करना है तो ऊपर लिफ्ट करने के लिए मुझे जो फोर्स इसके ऊपर लगानी है दैट शुड इक्वल टू इट्स वेट बट ऑपोजिट इन इट्स डायरेक्शन। कि मुझे जो फोर्स लगानी है जिससे मैं इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठा सकूं, वो फोर्स उस ब्लॉक के वेट के इक्वल बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बट मैं उस ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाना चाह रहा हूं, तो मुझे उस ब्लॉक को ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अभी मैं वर्क निकाल रहा हूं इस फोर्स की वजह से, इसकी वजह से नहीं निकाल रहा। अगर मैं इस फोर्स का वर्क निकालूंगा नेगेटिव आएगा। अभी मैं निकालूंगा इस फोर्स का वर्क। अभी देखें, ये जो मेरी अप्लाइड फोर्स है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। अब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके वेट के इक्वल है, ठीक है, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट के इक्वल है, तो जो वर्क होगा वो mgh के इक्वल होगा, और यही तो बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी है, हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, और जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना होती है तो उसके लिए हमें एक ऐसे पॉइंट की जरूरत होती है जहां पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 की जा सके। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लेवल जहां पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, उस लेवल को, उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा रेफरेंस लेवल का। तो हमारे पास जो है ना वो 2 रेफरेंस लेवल हो सकते हैं। नंबर 1 सरफेस ऑफ अर्थ। आप सरफेस ऑफ अर्थ पे देख लें, हाइट 0 हो जाएगी, h 0 हो गया, h 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे होंगे तो सरफेस ऑफ अर्थ को आप रेफरेंस का नाम दे सकते हैं, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। नंबर 2 जो हमारा रेफरेंस है, एट इन्फिनिटी डिस्टेंस। इन्फिनिटी डिस्टेंस का मतलब आप स्पेस में चले गए, तो वहां पे स्पेस में जब आप चले गए तो आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए। तो जब आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि वहां पे स्मॉल g 0 है। तो जब वहां पे स्मॉल g 0 होगा तो इसका मतलब वहां पे फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो एक हमारा रेफरेंस हो सकता है सरफेस ऑफ अर्थ, और दूसरा हमारा रेफरेंस हो सकता है आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनिटी डिस्टेंस। इन दोनों लेवल्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि उस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे सरफेस ऑफ अर्थ पे हाइट 0 है और दूसरा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ग्रेविटी 0 है। इसके अलावा बच्चों, आप लोग जब ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ आते हैं तो वहां पे भी ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो जाता है, W इज इक्वल टू mg। तो वहां पे भी एट द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल g की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी। और मैं चाहता हूं कि ये आप सर्च करें कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट्स का वेट क्यों 0 होता है, स्मॉल g क्यों 0 होता है। तो आप मुझे इसका सर्च करके बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो ठीक है, मैं सब बच्चों से शेयर करूंगा, नहीं मिलेगा तो फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी असाइनमेंट है। जी स्टूडेंट्स, जब आप पोटेंशियल एनर्जी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसकी 2 टाइप्स हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मेजर की जाती है, तो इस लिहाज से फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मेजर करेंगे,
यानी आप सरफेस ऑफ अर्थ को अपना रेफरेंस मानेंगे तो ऑब्जेक्ट के पास उसकी सरफेस ऑफ अर्थ से जो हाइट बन रही है उस हाइट के लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज डिफाइंड एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखें ये ग्राउंड है, ये अर्थ है, ये उसका लेवल है, सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट h हाइट पे पड़ा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज डिफाइंड एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसका फॉर्मूला होगा mgh। और पोटेंशियल ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी अगर आप इसकी सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट को चेंज करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब दूसरी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उसको प्रेस कर दिया, जब आपने उसको प्रेस कर दिया उसकी टर्न्स करीब करीब आ गई तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आपने उसको स्ट्रेच कर लिया, उसकी टर्न्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया तो उसकी टर्न्स में फिर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो स्ट्रेच स्प्रिंग के पास भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम चैप्टर 7 में जाके पढ़ेंगे, हाफ के एक्स का स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेस है कि आपने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया है या आपने स्प्रिंग को कितना इलोंगेट किया है, कितना स्ट्रेच किया है। और यहां से देख लें कि पोटेंशियल एनर्जी इस अमाउंट ऑफ स्ट्रेच या कंप्रेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे ये h की लीनियर पावर यानी पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ये अमाउंट ऑफ स्ट्रेच या कंप्रेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इफेक्ट दुगना होकर आपको यहां पे नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।